एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो ये है हमारा थर्ड लेक्चर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस लॉ का। फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग डिस्कस किया था और सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉन्ट्रैक्ट्स कितने तरह के होते हैं। तो ब्रॉडली कॉन्ट्रैक्ट्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। 1 बाय 1 करके इन सभी टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो 5 तरह के होते हैं: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल एग्रीमेंट्स एंड अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सबसे पहले है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होंगे? जो 2 दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें एसेंशियल एलिमेंट्स, जो हमने सेकेंड लेक्चर में 10 एलिमेंट्स डिस्कस किए थे कॉन्ट्रैक्ट के, तो जिस एग्रीमेंट में वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिएबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो कि दोनों पार्टीज, 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनको एक दूसरे के प्रति अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के लिए बाइंड कर रहा है, और जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल भी है बाय लॉ वो क्या होगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि चिंटू और मिंटू में एग्रीमेंट हुआ कि मिंटू अपनी वॉच 3000 में चिंटू को सेल करेगा, तो इसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, इसीलिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए बेसिकली कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल हो जाएगा लॉ के द्वारा उसे हम क्या कहेंगे? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्फोर्सिएबल होने के लिए उसमें 10 जो एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे वो प्रेजेंट होने बहुत ज़रूरी है। इतनी बात समझ आ गई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके सेक्शन 2 क्लॉज जे में हमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइन किए हुए हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। अभी इतना ही समझेंगे क्या लिखा है। ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें से अगर आप इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ को ख़त्म कर देते हो वो क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। बेसिकली वॉइड का क्या मतलब होता है? वॉइड का मतलब है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है लॉ की नज़रों में, विच हैज़ नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, उसे हम क्या कहेंगे? वॉइड कहेंगे। तो कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें से अगर आप इन्फोर्सिबिलिटी को ख़त्म कर दोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। ये जो लाइन लिखी है यहाँ तक वॉइड तक, इसका मतलब ये बनता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें से आपने इन्फोर्सिबिलिटी खत्म कर दी वो बन जाएगा वॉइड। अब नेक्स्ट जो लाइन लिखी क्या है? व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल। अब इसको साथ में सारा अगर हम पढ़े, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सिबल, जिसमें से अगर हम इन्फोर्सिबिलिटी को ख़त्म कर दें वो वॉइड बन जाएगा जब इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल। जब उसमें से वो इन्फोर्सिबिलिटी ख़त्म की जाएगी तब वो वॉइड बनेगा। देखो कंफ्यूज मत हो, सिंपल सी बात है। 2 पार्टीज़ हैं, उन्होंने आपस में क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे थे तब उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के प्रेजेंट थे। तो जो भी उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया उसे हम क्या कहेंगे? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के बाद कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज हो गए या फिर कुछ लॉ चेंज हो गए जिस वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट में से इन्फोर्सिबिलिटी क्या होगी? ख़त्म होगी। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम से उस कॉन्ट्रैक्ट में से इन्फोर्सिबिलिटी ख़त्म होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट।
यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया गया था तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज होने की वजह से इन्फोर्सिबिलिटी खत्म होगी तो वो बाद में क्या बन गया, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ये जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है उसका आपको मतलब समझ आया कि क्या लिख रहे हैं कि जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में से आप इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ को ख़त्म कर दोगे वो वॉइड बन जाएगा, लेकिन कब वॉइड बनेगा, जब वो इन्फोर्सिबिलिटी उसमें से ख़त्म की गई है। अब इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। मान लो कि ये है सैम ने करवाना है एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाना है, जिसके लिए उसने एक XYZ सिंगर को अपॉइंट किया। सैम ने अपने शहर में एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाना है जिसके लिए उसने एक XYZ सिंगर के साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में वो सिंगर मान लो कि 4 घंटे परफॉर्म करेगा और उसके बदले में सैम उसे 5 लाख रुपीस पे करेगा। इतनी बात समझ आई कि ये सैम है और ये वो सिंगर है। सैम ने एक कॉन्सर्ट के लिए, जो कि मान लो होगा 15 तारीख को, उस कॉन्सर्ट के लिए सिंगर को अपॉइंट किया कि वो 4 घंटे परफॉर्म करेगा और उसके बदले में सैम उसे 5 लाख रुपए देगा। लेकिन कॉन्सर्ट से ठीक 2 दिन पहले इस सिंगर का हो जाता है एक्सीडेंट। सिंगर का एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी हो जाती है डेथ। अब जब सिंगर की डेथ हो जाती है तब 15 तारीख को जो कॉन्सर्ट होना है, उस कॉन्सर्ट में क्या ये सिंगर अपनी पार्ट की जो ऑब्लिगेशन है उसे फुलफिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर जब उसकी डेथ ही होगी तो वो कैसे कॉन्सर्ट में गाएगा? तो यहाँ पर सर्कमस्टांसेस चेंज होने की वजह से सिंगर की डेथ होने की वजह से क्या हुआ, जो परफॉर्मेंस है, सिंगर के पार्ट की जो परफॉर्मेंस है उसे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। पिछले लेक्चर में हमने एक एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा था ना कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जो भी ऑब्लिगेशन पार्टीज की अराइज हो रही है उस कॉन्ट्रैक्ट में से, अगर वो पॉसिबल है परफॉर्म करने के लिए। अगर परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। तो जब तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया था तब परफॉर्मेंस क्या थी, पॉसिबल थी परफॉर्म करने की, लेकिन सिंगर की डेथ होने की वजह से कॉन्सर्ट पे परफॉर्म करना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सिंगर की डेथ होने की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सिएबल नहीं रहा। सैम अब सिंगर के ऊपर जाकर केस नहीं कर सकता कि इसने मेरे कॉन्सर्ट में परफॉर्म नहीं किया। कैसे करेगा, जब उसकी डेथ ही हो गई। तो समझ रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स किसे कह रहे हैं? बेसिकली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि जब आपने फॉर्म किए हैं तब वैलिड थे, लेकिन लेटर ऑन कुछ भी सर्कमस्टांसेस या फिर लॉ चेंजेस होने की वजह से वो क्या बन गया, वॉइड बन गया। यानी कि उसे आप उस टाइम के बाद इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में। तब जब उसकी इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी वो क्या बन जाएगा, वॉइड। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता ही एक टर्म और यूज किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हमें डिफाइन किए हैं सेक्शन 2J में और वॉइड एग्रीमेंट्स हमें डिफाइन किए हैं सेक्शन 2G में। वॉइड एग्रीमेंट्स क्या है? एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। इसमें भी वही बात कही गई है जो यहाँ पर कही गई थी कि जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में से इन्फोर्सिबिलिटी खत्म कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। अब यहाँ पर भी तो वही बात कही है कि जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होगा उस एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे, वॉइड कहेंगे। तो डिफरेंस कहाँ पे है? देखो डिफरेंस कहाँ पे है, जब हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस किया है तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हम किसे कहते हैं, एक एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल होगा उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं।
तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के डेफिनेशन में वर्ड यूज किया गया है कॉन्ट्रैक्ट, कि जब कॉन्ट्रैक्ट में से इन्फोर्सिबिलिटी खत्म होगी तब वो वॉइड होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट में से इन्फोर्सिबिलिटी खत्म होगी उस वॉइड को हम कहेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब आप एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे हो, अगर उसमें एग्रीमेंट फॉर्म करते वक्त अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं हैं, तब वो क्या होगा, एक वॉइड एग्रीमेंट। देखो वॉइड एग्रीमेंट्स में क्या वर्ड यूज किया गया है, एक एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज वॉइड, यानी कि ये जो वॉइड एग्रीमेंट टर्म है ये कब यूज होगी, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं फॉर्म किया। कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म किया मतलब कि आप लोगों ने, दोनों पार्टीज ने एक एग्रीमेंट तो कर लिया आपस में, लेकिन उस एग्रीमेंट को आप कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं कर सकते। उस तरह के एग्रीमेंट्स को हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। बेसिकली जो भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन जो इन्फोर्सेबल नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इनवैलिड यूज नहीं किया जाता वर्ड। इनवैलिड को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, वॉइड। वॉइड का भी वही मतलब होता है जो कि एक इनवैलिड का मतलब है। वॉइड का मतलब कि जिसे आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, जिसे लॉ नहीं मानेगा। तो डिफरेंस पता चला कि जो एग्रीमेंट्स अब अनिशियो वॉइड होंगे। अब अनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम स्टार्टिंग। अब अनिशियो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है फ्रॉम स्टार्टिंग या फिर फ्रॉम बिगिनिंग। जब आप एग्रीमेंट बना रहे हो, एग्रीमेंट बनाते वक्त ही अगर वो एग्रीमेंट आप इन्फोर्स नहीं कर सकते तो उन एग्रीमेंट्स को हम कहेंगे वॉइड एग्रीमेंट्स। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट बना लिया और वो एग्रीमेंट इन्फोर्स भी आप कर सकते हो, लेकिन एग्रीमेंट बनने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद लेटर ऑन किसी डेट पे सर्कमस्टांसेस और लॉ चेंज होने की वजह से बाद में आप उसे इन्फोर्स नहीं कर सकते, तो उन्हें हम कहेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स जो लेटर ऑन वॉइड होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स जो एग्रीमेंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग वॉइड हैं, उन्हें हम वॉइड एग्रीमेंट्स कहते हैं। तो इसकी बहुत बढ़िया एग्जांपल है एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अब अनिशियो। अगर आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो वो फ्रॉम स्टार्टिंग ही क्या होगा, वॉइड होगा। तो अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट, ना कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बात क्लियर हो गई कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। डिफरेंस समझ आया आपको इन दोनों में से? चलो नेक्स्ट थर्ड टाइप है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी हमने कौन सा डिस्कस किया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स जिसे कानून मानता ही नहीं। अब हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, वॉइड एबल। वॉइड एबल का क्या मतलब है, जिसे आप वॉइड कर सकते हो। एक तो ये है कि वॉइड है शुरू से, एक है कि जिसे आप वॉइड कर सकते हो। मतलब देखो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हमें 2I में डिफाइन किए हुए हैं। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल होगा बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयरटू। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज हैं उनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा पार्टी की तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल है, बट नॉट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो दूसरी पार्टी है या फिर दूसरियां पार्टीज हैं उनकी तरफ से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकता तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं वॉइड एबल। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी की तरफ से, यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी कोर्ट में जाके केस कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए दूसरी पार्टी नहीं हेल्प ले सकती कोर्ट की, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसे अगर हम एग्जांपल की तरह समझें, ये है राम, ये है श्याम। राम ने श्याम को कहा कि तू अपना घर मुझे 5 लाख रुपए में बेच दे।
राम ने श्याम से कहा कि तू अपना घर मुझे 5 लाख रुपए में बेच दे, और श्याम इस बात से एग्री हुआ। श्याम ने भी अपनी सहमति राम को दे दी इस बात पे। लेकिन ये जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है और श्याम ने जो अपनी सहमति दी है इस बात के लिए कि हाँ मैं 5 लाख रुपए में तुझे अपना घर बेच दूंगा, वो सहमति राम ने ली है गन पॉइंट पे। यानी कि श्याम को डरा धमका के उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसने उससे एग्रीमेंट किया कि तू मुझे अपना घर 5 लाख रुपए में बेच दे, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूँ। तो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में श्याम का जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है। श्याम से ये जो एग्रीमेंट किया गया है वो उसे डरा धमका कर किया गया है। तो इस केस में ये जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट में श्याम के पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है, लेकिन राम के पास ऑप्शन नहीं है कि वो कोर्ट में जाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करे। वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हें आप वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हो। अगर श्याम इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने से मना कर दे, इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दे, देन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम वॉइड कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर श्याम इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने से मना कर दे तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। लेकिन अगर श्याम मानने से मना नहीं करता तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी कि अगर बाद में भी श्याम अपनी इन्फोर्सिबिलिटी को यूज़ नहीं करता, कोर्ट की हेल्प नहीं लेता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाएगा। तो कोई भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सिर्फ एक पार्टी ही इन्फोर्स कर सकती है, दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकती, मतलब कि कोर्ट से हेल्प नहीं ले सकती, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इस एग्जांपल में राम कोर्ट में जाकर श्याम को अपना घर उसे देने के लिए नहीं बोल सकता, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ आया आपको क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होंगे? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू मेड। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा काम जो लॉ, कानून हमें करने से मना करता है, अगर आप उस काम के बेसिस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। मान लो कि ये है राम ने श्याम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर श्याम फलाना पर्सन को, इस पर्सन को, ये पर्सन है, अगर श्याम इस पर्सन का मर्डर कर देता है, अगर श्याम इस पर्सन का मर्डर कर देता है तो राम उसे 10 लाख रुपए पे करेगा। अब कानून की नज़र में मर्डर करना क्या है? एक क्राइम, जुर्म है, एक क्राइम है। तो अगर आपके बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है जिसे लॉ फॉरबिड कर रहा है, मना कर रहा है, हमें रोक रहा है ऐसा काम करने से, तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या कहेंगे? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कहेंगे। इसी तरह से अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ड्रग्स की डीलिंग के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या बन जाएगा? इलीगल बन जाएगा। बेसिकली जिस कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अगर अनलॉफुल हो गया तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या बन जाएंगे? इलीगल बन जाएंगे। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाते हैं, क्योंकि ये क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। तो बेसिकली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स को ही शो करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होंगे? जिनमें जो ऑब्जेक्ट है पार्टीज के बीच में वो लॉफुल नहीं है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होंगे? जिसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट तो है लेकिन आप फिर भी उसे इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर, वो होंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर होगी बात? अब लास्ट है
ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी के हिसाब से लास्ट है हमारे पास अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होंगे? बेसिकली वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट अगर आप उसे कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हो तो वो सारे होंगे अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हेन वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट one or both the parties cannot sue upon it, it is described as an unenforceable contract। जो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल सही से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया हुआ है लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होने की वजह से एक या एक से ज़्यादा पार्टीज, दोनों पार्टीज भी या फिर कोई एक पार्टी भी उसे कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं कर पा रही है तो उसे हम कहेंगे अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप किसी के साथ कर रहे हो तो उसे आपको रिटन फॉर्म में करना मैंडेटरी है। तो अगर आप किसी के साथ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इन ओरल फॉर्म में कर लेते हो तो उसे आप कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं कर सकते, तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहेंगे अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कि जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं लेकिन फिर भी हम उसे कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं कर पा रहे कुछ एरर होने की वजह से। सो वैलिडिटी के बेसिस पे हमारे पास 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सारे आपको क्लियर हुए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल एग्रीमेंट्स एंड अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स 4 तरह के हैं, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वेसी एंड ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। जब दोनों पार्टीज एग्रीमेंट बना रही हैं आपस में, जब दोनों पार्टीज ऑफर और एक्सेप्टेंस, ऑफर और उस ऑफर की एक्सेप्टेंस एक्सप्रेसली करते हैं बाय वर्ड्स और रिटन फॉर्म में भी आप एक्सप्रेस करके ऑफर एक्सेप्टेंस कर सकते हो, तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। A contract would be an express contract if the terms are expressed by words and writing। अगर A B से जाके बोल रहा है कि मुझे तेरी बाइक खरीदनी है 30,000 में और B उस बात से अगर एग्री कर जाता है तो उनके बीच ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाय एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स हुआ है, तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। आप ये एक्सप्रेशन बाय वर्ड्स मतलब कि ऑरली और रिटन फॉर्म में जैसे मर्जी कर सकते हो। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर दोनों पार्टीज एक दूसरे को अपना असेंट जो है, एग्रीमेंट जो है वो बोल के जता के कर रही हैं, उस तरह के एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन जिन एग्रीमेंट्स में पार्टीज ऑफर और एक्सेप्टेंस को एक्सप्रेसली नहीं कर रही, एक्सप्रेसली ऑफर नहीं किया जा रहा है और उसकी एक्सेप्टेंस भी बोलकर नहीं की जा रही, बोलकर या लिखकर नहीं की जा रही, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉन्ट्रास्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन। ये पार्टीज की इम्प्लीकेशंस की वजह से एग्जिस्टेंस में आते हैं, पार्टीज की इम्प्लीकेशन की वजह से क्रिएट किए जाते हैं। दीज आर दी कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर क्रिएटेड थ्रू दी कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी पार्टी एक दूसरे को बोल के अपनी सहमति नहीं बताती, बल्कि पार्टीज का कंडक्ट ही ऐसा होता है कि ये मान लिया जाता है कि उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपको चंडीगढ़ जाना है और चंडीगढ़ जाने के लिए आप एक बस में बैठे हो, तो वहाँ पर आपके बीच और उस बस ऑनर के बीच एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। बस ऑनर की ये ऑब्लिगेशन होगी कि वो आपको चंडीगढ़ तक पहुँचाएगा और आपकी ये ऑब्लिगेशन होगी कि जितना भी बस का किराया होगा वो आप बस के ऑनर को पे करोगे। तो इस एग्जाम्पल में दोनों पार्टीज में, आप में और बस कंडक्टर, किसी ने भी ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है वो बोल के नहीं की है, बस आपका कंडक्ट ऐसा था कि वो ऑफर, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच क्रिएट हो गया। सिमिलरली अगर हम रेस्टोरेंट की एग्जांपल लें, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने जाते हो और आप रेस्टोरेंट में जाके कॉफ़ी ऑर्डर करते हो, तो वहाँ पर भी आपके और रेस्टोरेंट ऑनर के बीच एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है कि रेस्टोरेंट ऑनर आपको कॉफ़ी सर्व करेगा और उसके बदले में आप उसे पेमेंट पे करोगे। तो समझ आए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होंगे? जिनमें कोई भी पार्टी
बोल के एक्सप्रेस करके अपनी ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं बता रही, बस कंडक्ट ही पार्टीज का ऐसा है कि दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है जिसमें आप एक्सप्रेस कर देते हो बाय वर्ड्स या फिर लिख के, वो कौन से होंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे होने की वजह से लॉ में की नज़रों में वो कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। A quasi contract is not an actual contract but it resembles a contract. In simple words, it is a contract in which there is no intention on the part of either party to make a contract, but law imposes a contract upon parties. समझो क्या कहा है कि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें से किसी भी पार्टी की इंटेंशन नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, लेकिन सर्कमस्टांसेस ही ऐसे होते हैं कि लॉ के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझे तो मान लो कि आपने क्या किया, आपने ज़ोमैटो से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जिसकी पेमेंट आप ऑलरेडी ऑनलाइन कर चुके हो। अब ज़ोमैटो का जो डिलीवरी बॉय था ना, उसने क्या किया, गलती से वो पिज़्ज़ा आपके पड़ोस के घर में डिलीवर कर दिया। बात समझ में आई कि आपने क्या किया, ज़ोमैटो से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जिसकी हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं ऑनलाइन, लेकिन डिलीवरी बॉय से गलती क्या हुई, उसने हमारे घर में पिज़्ज़ा डिलीवर करने की बजाय पड़ोसी के घर में पिज़्ज़ा डिलीवर कर दिया। और पड़ोसी ने भी क्या किया, पिज़्ज़ा रिसीव कर लिया और खा भी लिया। तो अब यहाँ पर पड़ोसी और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। जब वो पड़ोसी आपके हिस्से का पिज़्ज़ा रिसीव करके खा लेता है अगर, तो यहाँ पर एक क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा बेसिकली। कि क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा कि यहाँ पर पड़ोसी की ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी कि वो आपको पिज़्ज़े के जितने भी पैसे थे वो वापस से पे करेगा। तो यहाँ पर पड़ोसी की एक ड्यूटी अराइज हो जाएगी कि जितने भी अमाउंट का पिज़्ज़ा था वो उतने पैसे आपको पे करे। तो यहाँ पर ना तो आपकी इंटेंशन और ना ही पड़ोसी की इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की थी, लेकिन सर्कमस्टांसेस ही ऐसे थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप से फॉर्म हो गया। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर हुई बात आपको। नेक्स्ट है हमारे पास ई-कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स, ई-कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें पार्टी ऑफर और एक्सेप्टेंस इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू करती है, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं ई-कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय 2 और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सच एज ईमेल इज नोन एज ई-कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट्सएप या फिर कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अगर आप ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करते हो, एग्रीमेंट फॉर्म करते हो, तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे ई-कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर ई-कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप बोल सकते हो। तो फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास 4 तरह के हैं। कौन कौन से हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स और लास्ट वन इज ई-कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। अब लास्ट टाइप हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स 2 तरह के होते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आगे 2 तरह के हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? जिस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जब वो दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर देंगी तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया।
A contract is said to be an executed contract when all the parties to the contract fulfill their obligations. जब सारी की सारी पार्टीज अपनी अपनी obligations fulfill कर देंगी कॉन्ट्रैक्ट की, तब वो क्या बन जाएगा, एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल कि मैं शॉप से चॉकलेट खरीदने गई, तो दुकानदार ने मुझे चॉकलेट दे दिया और मैंने उस दुकानदार को चॉकलेट के बदले में पैसे दे दिए. तो यहाँ पर हमारे बीच में जो चॉकलेट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें हम दोनों ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दी. तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर हो गई बात. अब नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. जिस कॉन्ट्रैक्ट में अभी किसी पार्टी की ऑब्लिगेशन फुलफिल होनी बाकी है, दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस अभी पूरी नहीं हुई हैं, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स. अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज आर येट टू बी परफॉर्म्ड. कि पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशंस अभी परफॉर्म करनी है, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स आगे दो तरह के होते हैं, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल. सबसे पहले है यूनिलेटरल. अगर जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं कॉन्ट्रैक्ट में से, उनमें से सिर्फ एक ही पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल की है, तो उन तरह को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी. आप ऐसे भी बोल सकते हो, दोनों पार्टी में से अगर किसी एक पार्टी की ऑब्लिगेशन अभी बाकी है परफॉर्म करने की, लेकिन बाकी पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन ऑलरेडी परफॉर्म कर दी है, तो वो होगा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच one party has performed his obligation and the other party's obligation is outstanding. वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी लेकिन एक पार्टी ने अभी भी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है. इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स. नेक्स्ट बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स. बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होंगे, जिसमें दोनों ही पार्टीज की ऑब्लिगेशंस क्या हैं, आउटस्टैंडिंग है टू बी परफॉर्म. A bilateral contract is one where the obligation or promise is the outstanding on the part of the both parties. जिस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस अभी पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, वो होंगे बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स. तो क्लियर हो गए एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल, बायलेटरल. तो अब एक क्विक रिवीजन करते हैं सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की जो हमने अभी डिस्कस किए हैं. तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ब्रॉडली हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एंड लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है. वैलिडिटी के बेसिस पे हमने 5 टाइप में डिवाइड किया है कॉन्ट्रैक्ट को. सबसे पहले है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, third one is voidable contracts, and fourth one is illegal contracts, and last one is unenforceable contracts. क्लियर हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स. फॉर्मेशन के बेसिस 4 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकेंड वन इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, थर्ड इज quasi contracts, and last one is e-com contracts. परफॉर्मेंस के बेसिस पे 2 तरह के होते हैं, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स आगे 2 तरह के होते हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल. तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. तो होप आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स समझ आए होंगे. अगर इसमें से आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर दीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन अकाउंट्स के थ्रू भी आप हमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.